हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। उसका कारण था कि मेरी तबीयत खराब थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी और इस वीडियो में हम सीड एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सीड एक्ट क्या होता है। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पर वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर पार्ट 1 और 2 इसी का है। सीड एक्ट का ही पार्ट 1 है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर यहाँ इस वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग सेक्शंस थे, जो भी सीड एक्ट का रिमेनिंग पार्ट बचा था, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो 1 to 25 सेक्शंस हैं सीड एक्ट के, ठीक है, 1 to 25 सेक्शन है सीड एक्ट के, उसमें हम लोग 1 to 11 सेक्शन जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। तो यहाँ पर हम 12 से लेकर 25 सेक्शन तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस वीडियो है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसको देखेंगे, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तो आपको बिल्कुल सीड एक्ट से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग रफली देख लेते हैं कि सीड एक्ट क्या होता है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग सेक्शंस है वो हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया 1966 को, 29 दिसंबर 1966 को, जिसको हम लोग सीड एक्ट 1966 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक मामूली सा था कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया 1966 में, जिसको हम लोग सीड एक्ट 1966 के नाम से जानते हैं। ये एक्ट है, पास तो हो गया, इनैक्ट हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया भारत में, इंडिया में 1969 में, 2 अक्टूबर 1969 को इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है, वो भी सीड एक्ट से रिलेट करता है कि सीड रिव्यू टीम, ठीक है, SRT लिखा रहता है, सीड रिव्यू टीम, ये कब बनी? तो 1968, ठीक है, ईयर याद रखना है, सीड रिव्यू टीम 1968। और सीड रूल, ठीक है, सीड रूल ये कब बना? सीड रूल 1968 है और ये इम्प्लीमेंट कब हुए? तो ये भी 1969, ठीक है। सीड रूल एंड सीड एक्ट 1969 को इम्प्लीमेंट हुए, दोनों 2 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुए। इस सीड एक्ट में 25 सेक्शंस हैं, जहां पर 11 पार्ट्स हैं, ठीक है, 11 पार्ट में 25 सेक्शंस हैं। तो 1 to 11 सेक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे और यहाँ पर हम लोग जो 11 to 25 सेक्शन है इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। दिस एक्ट वॉज मेड टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सीड, ठीक है, जो एक्ट बनाया गया इसका पर्पज़ क्या था कि क्वालिटी ऑफ सीड को रेगुलेट करना, क्योंकि फार्मर्स को क्या चाहिए? क्वालिटी सीड चाहिए, तो क्वालिटी सीड में मिल नहीं पाती है, तो उसको रेगुलेट करने ताकि फार्मर तक जो क्वालिटी सीड है वो पहुँचे, उसको बनाने के लिए हम लोग क्या किए? पहुँचाने के लिए एक एक्ट बनाया जिसे बोलते हैं सीड एक्ट 1966। इस एक्ट के अंदर जो भी लेबलिंग थी वो कंपलसरी कर दी गई और जो सर्टिफिकेशन है वो वॉलंटरी किया गया, मीन्स कंपलसरी नहीं किया गया। लेबलिंग का मतलब होता है कि उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, प्योरिटी परसेंटेज कितना है, वो सभी चीज़ उसमें मेंशन रहेगा, लेकिन जो सर्टिफिकेशन है वो वॉलंटरी नहीं किया गया। जैसे हमारा TF सीड होता है, ठीक है, TF सीड का मतलब होता है ट्रूथफुल लेबल सीड, तो वहाँ पर जो सर्टिफिकेशन है वॉलंटरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो लेबलिंग है वो कंपलसरी है। मीन्स आप कोई भी सीड को अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लेबलिंग होना कंपलसरी है, इस एक्ट में ये मेंशन किया गया। इट इज़ अप्लीकेबल टू नोटिफाइड वेराइटीज़, ठीक है, जो भी सीड एक्ट के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं वो सिर्फ हमारे नोटिफाइड वेराइटीज़ पर ही लागू होंगे। नोटिफाइड वेराइटीज़ इन द सेंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिशियली वो नोटिफाई की गई कि हाँ एक ये वेराइटी, उसका नाम दिया गया कि ये एक वेराइटी है, ठीक है। जैसे सरजू बावन, तो सरजू बावन एक ऑफिशियली नोटिफाइड वेराइटी है, तो वहाँ पर जितने भी एक्ट रूल्स और रेगुलेशन है सीड एक्ट के अंदर वो उस पर लागू होंगे, ठीक है। अब इस सीड एक्ट में कुछ देखिए, कोई चीज़ बनता है समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं, ठीक है। तो सीड एक्ट 1966 में कुछ चेंजेस किए गए, तो ये चेंज कब हुआ? 1972 में, ठीक है, 9 सितंबर 1972 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। कौन कौन से अमेंडमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है, सीड अमेंडमेंट या सीड एक्ट 1966 में कौन से अमेंडमेंट किए गए, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है कि सीड एक्ट में अमेंडमेंट कब किया गया, ठीक है। तो 1972 में अमेंडमेंट किए गए। तो यहाँ से मेन जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्या चीज़ याद रखना है कि सीड एक्ट पास कब हुआ, ठीक है। तो पास हुआ 29 दिसंबर 1966, ईयर टाइम भी ये सॉरी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1966 को। इम्प्लीमेंट कब किया गया? 2 अक्टूबर 1969 को, जहाँ पर सीड एक्ट में 25 सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, पार्ट्स नहीं पूछता है लेकिन सेक्शन पूछ लेता है कि कितने सेक्शन है सीड एक्ट में, ठीक है। और दूसरा पूछता है कि लेबलिंग क्या है, कंपलसरी है या वॉलंटरी है, तो लेबलिंग इज कंपलसरी एंड सर्टिफिकेशन इज वॉलंटरी। और अमेंडमेंट कब हुआ? तो 1972 में सीड एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग
सेक्शन, ठीक है। 1 to 11 सेक्शन हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, 1 to 10 सेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग 11 सेक्शन से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 10 पता होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 11 के बारे में समझ सकेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 10 क्या है? रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट मीन्स सर्टिफिकेशन एजेंसी ने आपको जो सर्टिफिकेट दिया है वो आपसे रिवोक कर सकती है अगर उसको लगता है कि आपने मिस रिप्रेजेंट करके, ठीक है, मिस रिप्रेजेंट, आपने सही तरीके से नहीं, आपको अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करके आपने वो जो धोखाधड़ी से आपने वो सर्टिफिकेट ले लिया है, तो वो कंपनी जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी रहेगी वो आपको सर्टिफिकेट को क्या कर सकती है? रिवोक कर सकती है, स्थगित कर सकती है, ठीक है, ख़त्म कर सकती है। तो उसके बाद फिर क्या आएगा? सेक्शन, ये हमारा किसमें मेंशन है? सेक्शन 10 में मेंशन है, ठीक है। सेक्शन 11 में क्या मेंशन है? अपील अगेंस्ट रिवोकेशन। मान लीजिए सर्टिफिकेशन, जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी है आपसे उसने सर्टिफिकेट को रिवोक कर लिया, तो आप अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। जो भी अपीलेट अथॉरिटी रहेगी वहाँ पर जाकर आप अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, ठीक है। 30 जब आपका सर्टिफिकेट रिवोक किया गया उसके 30 दिन के अंदर आप वहाँ पर जाकर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं कि मुझसे गलत तरीके से जो सर्टिफिकेट है वो लिया गया, ठीक है। तो वो किसमें मेंशन है? सेक्शन 11 में, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता जाऊंगा, तो वो चीज़ याद रखिएगा। सेक्शन 12 क्या है? सीड एनालिस्ट। सीधा क्वेश्चन रहेगा कि सेक्शन 12 इज रिलेटेड टू या रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? इंस्पेक्टर दे देगा, सीड एनालिस्ट दे देगा, ठीक, अपील अगेंस्ट रिवोकेशन दे देगा, या नोटिफिकेशन ऑफ वेराइटी देगा, ठीक है। तो सेक्शन 12 किससे रिलेटेड है? सीड एनालिस्ट है, ठीक है। मीन्स क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीड एनालिस्ट का काम क्या रहेगा, वो हमारा किसमें मेंशन रहता है? सेक्शन 12 में। देन सेक्शन 13 है सीड इंस्पेक्टर, जैसे हम, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशंस नीडेड होती हैं सीड इंस्पेक्टर के लिए वो हमारा सेक्शन 13 में मेंशन रहता है। तो ये 2 सेक्शन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकदम छोटे छोटे हैं। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 पूछा जाता है। सेक्शन 14 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 14 में क्या है? पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर। मीन सीड इंस्पेक्टर के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काफ़ी सारी पावर है, 5-6 पावर करीब है सीड इंस्पेक्टर के पास, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पावर है, ठीक है। तो पहला पावर है कि वो कभी भी आपसे सैंपल ले सकता है, ठीक है। ही मे टेक सैंपल एट एनी टाइम। तो पहली पावर क्या है कि ही मे टेक सैंपल एट एनी टाइम, अगर उसको लगता है कि, लेकिन याद रखना है नोटिफाइड वेराइटी, ठीक है, ऐसी वैसी कोई वेराइटी नहीं, नोटिफाइड वेराइटी का ही सैंपल वो लेगा आपसे, ठीक है। वो कभी भी आपसे नोटिफाइड वेराइटी का सैंपल ले सकता है, कभी भी सर्च ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। आपके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको वो क्या कर सकता है? सीज कर सकता है, या कस्टडी में ले सकता है, या उसको एग्जामिन कर सकता है। लेकिन अगर आपसे वो कोई भी चीज़ कस्टडी में लेगा तो, या आपको भी कस्टडी में ले सकता है, तो उससे पहले उसे मजिस्ट्रेट में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपको वो कस्टडी में, या आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कस्टडी में ले सकता है, ठीक है। वो कभी भी आपके ऊपर मतलब सेल और स्टॉप ऑर्डर लगा सकता है, इशू कर सकता है कि आपको जो भी सीड है वो अब सेल नहीं की जाएगी, स्टॉक अब बेची नहीं जाएगी, या उसको कस्टडी में भी ले सकता है। वो कभी भी जो भी अगर कंटेनर है, ठीक है, नोटिफाइड वैरायटी का कंटेनर है, तो उसको ब्रेक कर सकता है सैम्पलिंग के लिए, या आपसे अगर आप अपनी दुकान में या अपना गोडाउन में उसको ले जा रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसका वो जो शटर है या डोर है उसको भी वो ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये चीज़ याद रखना है, जब इंस्पेक्टर ये सभी काम करेगा तो उसके पास कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। कम से कम कितने विटनेस? 2 विटनेस उसके पास होने चाहिए, ये आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शन 12, 13 और 14 ये आपके तीनों सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन 5 है, वो भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, 3, 4 आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने बताया कौन कौन से सेक्शन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है प्रोसीजर फॉलोड बाय सीड इंस्पेक्टर। सीड इंस्पेक्टर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे पावर्स हैं बहुत सारे सीड इंस्पेक्टर के, उसी तरीके के प्रोसीजर हैं। प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर ये है कि अगर आपसे सैम्पलिंग लेने आ रहा है सीड इंस्पेक्टर, तो सबसे पहले आपको प्री इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, प्री इन्फॉर्म कर देगा। रिटन एक लेटर आपको लिखेगा,
ठीक है, रिटन लेटर रहेगा जिसमें आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि हम आपको जो भी सीड सैम्पलिंग है उसको करने आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रोसीजर, पहला पॉइंट क्या होगा, प्रोसीजर फॉलोड बाय सीड इंस्पेक्टर, कि सीड इंस्पेक्टर विल गिव नोटिस टू हुम ही टेक सैंपल, उसे नोटिस देगा कि हम आपसे सैंपल लेने आ रहे हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि जब वो सैम्पलिंग करेगा, ठीक है, तो वो आपसे 3 सैंपल लेगा। ठीक है, 3 सैंपल लेगा। ठीक है, कौन कौन से सैंपल लेगा? पहला सैंपल लेगा जहाँ पर वो पहले सैंपल शॉपकीपर को देगा। ठीक है, पहला सैंपल क्या करेगा, शॉपकीपर को देगा। दूसरा सीड एनालिस्ट को देगा। ठीक है, सीड एनालिस्ट को, सीड एनालिसिस के लिए। ठीक है, और जो तीसरा सैंपल रहेगा वो अपने पास रखेगा। ठीक है, तीसरा सैंपल क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग के लिए वो जो तीसरा सैंपल है वो अपने पास रखेगा। मान लीजिए जो भी हमारा शॉपकीपर है वो उसने सैंपल लेने से इनकार कर दिया, तब क्या करेगा सीड इंस्पेक्टर, देन वो इन्फॉर्म करेगा सीड एनालिस्ट को। ठीक है, सीड एनालिस्ट को इन्फॉर्म करेगा कि पूरी बात बताएगा कि हमसे सैंपल लेने से इनकार कर दिया, सैंपल नहीं ले रहे हैं। तब सीड एनालिस्ट क्या करेगा, उसके पास जो सैंपल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक पार्ट वो एनालिसिस के लिए भेजेगा, एनालिसिस करेगा, और दूसरा पार्ट वो प्रोसीडिंग के लिए रखेगा फर्दर। ठीक है, तो ये था कि प्रोसीजर है फॉलोड बाय सीड इंस्पेक्टर। अब उसके बाद सेक्शन 16 में आता है रिपोर्ट ऑफ द सीड एनालिस्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 16 में क्या है, तो रिपोर्ट ऑफ द सीड एनालिस्ट, जो सीड एनालिस्ट है वो रिपोर्ट भेजेगा। तो 2 रिपोर्ट भेजेगा, मीन्स एक ही रिपोर्ट तो एक ही रहेगा लेकिन उसकी 2 कॉपीज रहेगा। एक कॉपी सीड इंस्पेक्टर के पास रहेगा। ठीक है, सीड इंस्पेक्टर के पास रहेगा। दूसरी कॉपी शॉपकीपर, जहाँ से उसने वो सैंपल कलेक्ट किया है। ठीक है, 2 कॉपीज भेजी जाएंगी विदिन 1 मंथ या 30 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ टेकिंग सैंपल। जिस दिन वो सैंपल लिया गया उसके 30 दिन के अंदर या 1 मंथ के अंदर वो क्या, आप लोग 1 मंथ लिखिएगा या 30 डेज लिख दीजिएगा, दोनों सही है। ठीक है, वो वहाँ पर क्या करेगा, 2 जो भी उसने सीड एनालाइज किया उसके 2 रिपोर्ट देगा। एक इंस्पेक्टर के पास रहेगा, 2 कॉपी देगा, और एक शॉपकीपर के पास। ठीक है, देन सेक्शन 17 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सीड ऑफ नोटिफाइड काइंड और वेराइटीज़। ठीक है, जो भी नोटिफाइड काइंड वेराइटीज़ हैं सीड की, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। रिस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कि आप जो भी सीड है उसको बिना लेबलिंग के, ठीक है, या जर्मिनेशन परसेंटेज या प्योरिटी परसेंटेज के बिना आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन जो भी सीड एक्ट है उसमें क्या लेबलिंग क्या की गई है, कंपलसरी की गई। ठीक है, तो लेबलिंग के अंदर जर्मिनेशन, प्योरिटी परसेंटेज, मिनिमम लिमिट है, जो भी चीज़ें रहती हैं लेबलिंग में वो सब मेंशन होती हैं। ठीक है, तो बिना लेबलिंग, जर्मिनेशन, प्योरिटी परसेंटेज, ये सब के बिना आप जो वैरायटी है नोटिफाइड वैरायटी उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। देन सेक्शन 18 में क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं वो सही से काम नहीं कर पा रही हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी दूसरे कंट्री की जो भी मीन्स फॉरेन कंट्री की जो भी सर्टिफिकेट एजेंसी होती है उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, मीन्स इंडिया में उसको स्थापित कर सकती है कि आप हमारे यहाँ सीड सर्टिफिकेशन का वर्क देखेंगे। लेकिन उससे पहले उसे जो भी हमारी कमेटी है, ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उससे सबसे पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 18 में क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, देन सेक्शन 19 में क्या आता है, पेनल्टी। ठीक है, अगर आपने सीड एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं किया तो आपको पहली बार में 500 रुपये का पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, यह फर्स्ट टाइम है, लेकिन अगर आपने सेकेंड टाइम भी इसी चीज़ को काम किया तो आपको कम से कम 1000 रुपये, ठीक है, या आपको 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट, ठीक है, जेल, 1000 रुपये या 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट, या आपको दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पेनल्टी थी अगर आपने रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा अच्छे से फॉलो नहीं किया। देन सेक्शन 20 में क्या है, फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर फीचर मतलब हो गया प्रॉपर्टी आपसे जब्त की, प्रॉपर्टी का यहाँ का मतलब है आपकी जो भी सीड है उसको आपसे जब्त किया जा सकता है, आपको कंपनसेशन उसका नहीं दिया जाएगा, वो हो गया सेक्शन 20 में मेंशन है फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, बिना आपको बताए आपको जो भी सीड है वो जब्त कर लिया जाएगा, उसका कंपनसेशन भी आपको नहीं दिया जाएगा। देन सेक्शन 21 है कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है, इसमें क्या है
कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी ऑफेंस करती है, ठीक है, कोई भी कंपनी को भी ऑफेंस करती है तो उसमें जो भी एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो भी लोग रहेंगे उस पोजीशन पर उन सबको पनिश किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, उस कंपनी का जो बॉस होगा, जो भी वर्कर्स होंगे, वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई भी ऑफेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये किस में मेंशन है? सेक्शन 21 में, ठीक है। अब देन इसके बाद है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में क्या? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। अगर आपने किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई की लेकिन आपका मकसद था कि आपने अच्छाई के लिए, भलाई के लिए वो काम किया, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं होने देगी। मीन्स लीगली अगर आपने अच्छा काम किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या भी जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ किसने मेंशन है? सेक्शन 22 में। देन सेक्शन 23 में क्या है? पावर टू गिव डायरेक्शन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि आपको जो भी चीज़ें हैं कैसे काम करनी, स्टेट गवर्नमेंट को या भी जो भी एजेंसीज हैं उनको डायरेक्शन देगी। ये किसमें मेंशन है? सेक्शन 23 में, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देख लेंगे तो फिर आपको ये पूरा सीड एक्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीड टेक्नोलॉजी के और भी वीडियोज़ हैं या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बस टॉपिक सर्च कीजिएगा, अगर वो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी तो आपको वो मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी के नाम से, ठीक है, हितेश एजी। 2 चैनल है, हितेश एजी और हितेश एजी डिस्कशन, तो दोनों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर पीडीएफ चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक पर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, याद रखना जो पीडीएफ है हमारे पास पेड मिलेंगी आपको, कॉस्ट एकदम मिनिमम रहेगी, क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक मिलेंगे, आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी पीडीएफ आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। या आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में क्या है? एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में क्या होता है? मान लीजिए कोई फार्मर है, वो नोटिफाइड वैरायटी को ग्रो कर रहा है, ठीक है, कोई फार्मर है नोटिफाइड वैरायटी को ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को या भी उसके जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनमें वो सीड को की सेल कर रहा है, ठीक है। तब वहाँ पर उसको एग्जम्पशन मिलता है, मीन्स रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा सीड एक्ट के, ठीक है, कि वहाँ लेबलिंग कर रहा है, मीन्स वो अपने प्रीमाइस में ये सब काम कर रहा है तो उसको एग्जम्प्ट किया जाता है जो भी रूल्स और रेगुलेशन है सीड एक्ट के। देन इसके बाद लास्ट सेक्शन है सेक्शन 25, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सीड एक्ट में अच्छे से प्रोसीडिंग के लिए, फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है, ताकि हमारा जो भी वर्क है वो अच्छे से फंक्शन हो, ठीक है। तो ये था सेक्शन 25 में पावर टू मेक रूल्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा।